मेरा नाम अनुज है और मैं मध्य प्रदेश के सतना का रहने वाला हूँ। और ये घटना उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। घटना साल 2006 की है। मैं आपको अपने उस कॉलेज का नाम नहीं बता सकता हूँ। वो कॉलेज मेरे घर से 500-600 किलोमीटर दूर है। मैं उस कॉलेज से MBBS कर रहा था। हमारा कॉलेज प्राइवेट था। मैं उस कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। फर्स्ट ईयर वालों को ग्राउंड फ्लोर पर रूम मिलता था और हर रूम में सिर्फ 2 लोग रहते थे। तो मेरा जो रूममेट था उसका नाम निखिल है और हॉस्टल के वार्डन भी ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे। पर हमारे सीनियर्स जैसे कि फाइनल ईयर वाले 5th फ्लोर पर। जब मैं नया नया वहाँ पर गया तो हमारे सीनियर्स भी इतने सख्त नहीं थे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। पर हमारे सीनियर्स फर्स्ट ईयर वालों से हॉस्टल मेस से सुबह, दोपहर और रात का खाना मंगवाते थे। हमारे हॉस्टल में मेस रात को 8 बजे बंद हो जाता था और ये रूल था कि 8:30 बजे के बाद कोई भी अपने रूम से नहीं निकलेगा। फिर एक रात को हमारे सीनियर्स का निखिल के पास फ़ोन आया। टाइम शायद 6:30 ही बजे थे। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था। उन्होंने हमसे मेस में से 2 थाली खाना लेकर आने को कहा। उनका रूम 5th फ्लोर पर था। फिर मैं और निखिल अपने सीनियर्स का खाना लेकर उनके रूम पर पहुंचे। टाइम शायद 7 ही बजे थे। फिर हमारे सीनियर्स खाना लेकर अंदर कमरे में बैठकर खाने लगे। मैं और निखिल उनके रूम के बाहर खड़े थे क्योंकि सीनियर्स हमें अपने साथ अपने रूम में नहीं बैठाते थे और हम जूनियर्स भी अपने सीनियर को सिर्फ सर कहकर बुलाते थे। फिर हमारे सीनियर्स ने 7:30 बजे के आसपास खाना खाकर थाली दी और कहा, यहाँ से सीधा मेस में जाना और वहाँ से सीधा अपने रूम में। हमने ऐसा ही किया। हम अपने सीनियर से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते थे। वैसे तो हमारा हॉस्टल 5 मंजिला बिल्डिंग थी, पर 4th फ्लोर बिल्कुल खाली रहता था। हर फ्लोर पर 55 कमरे थे और हर फ्लोर पर बाथरूम और टॉयलेट। वैसे तो हमारे सीनियर्स 4th फ्लोर पर दिन में क्रिकेट खेलते थे, यानी कि 4th फ्लोर के कॉरिडोर में। पर रात को वहां जाना अलाउड नहीं था। हमें हमारे सीनियर्स ने बताया था कि वहां पर एक लड़के ने आत्महत्या करी थी और उसके मरने के बाद उस फ्लोर को बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि वहां उस लड़के की आत्मा भटकती है। फिर 4th फ्लोर के सारे रूम खाली करवा दिए गए। फिर जब हम नीचे जा रहे थे, यानी कि हम जब 4th फ्लोर की सीढ़ियों पर पहुंचे, तो निखिल ने मुझे कहा कि वो देख, वहां कोई बैठा है, कोई परछाई सी है जो कि कॉरिडोर के बिल्कुल बीच में बैठी है। मैंने देखा पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने कहा कि देख, अब वहां पर 2 और परछाई है जो कि उस बैठी हुई परछाई के अगल बगल में खड़ी है। मैंने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। अब निखिल नीचे की तरफ भागने लगा। मुझे लगा कि मुझे डरा रहा है, तो मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा। जब मैं और निखिल इस बात पर लड़ रहे थे तो वो कसम खाकर बोला कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और ये पहली घटना निखिल के साथ घटी थी। और ये दूसरी घटना दिवाली के समय पर घटी थी, यानी कि दिवाली से हफ्ता पहले हमारा हॉस्टल आधा खाली हो गया और दिवाली से 2 दिन पहले हॉस्टल में सिर्फ 6 लोग बचे थे और ये सब फर्स्ट ईयर वाले थे। हम सब ने दिवाली से एक दिन पहले जाने का डिसाइड किया क्योंकि हमारे मेस के 3 कर्मचारी भी अपने घर जाते और हॉस्टल में कोई नहीं रहता। दिवाली के समय पर एडमिन ब्लॉक में भी 3 या 4 लोग ही बचे थे। पर हमारे कॉलेज हॉस्पिटल में स्टाफ और इंटर्न्स थे। वो हॉस्पिटल हमेशा आउटसाइडर्स के लिए खुला रहता है। फिर दिवाली से 2 दिन पहले हम शाम को मेस से खाना खाकर जब वापस आ रहे थे तो हमारे एक बैचमेट ने चिल्लाकर कहा कि वो देखो, 4th फ्लोर पर कोई खड़ा है। हमने ऊपर देखा
पर वहां पर कोई भी नहीं था। फिर हम सब ने उस लड़के को कहा कि फालतू में हमको मत डरा, और उसके साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी करी, पर वो कसम खाकर बोला कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। पर हमने भी उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उस रात को हम सब ने तय किया कि हम सब रात को हॉस्टल वाली बिल्डिंग की छत पर जाएंगे, क्योंकि हम सच में कभी भी रात को हॉस्टल वाली बिल्डिंग की छत पर नहीं गए थे। कारण ये भी था कि हमें हमारे सीनियर्स और वार्डन का डर भी था। अगर कभी पकड़े जाते तो सीधा सस्पेंड या फिर रेस्टिगेट भी हो सकते थे। पर अब वार्डन भी अपने घर गए थे। सच कहूं तो उस समय हम सबको ये लगा कि हमारे सीनियर्स खुद रात को छत पर बैठकर पार्टी करते होंगे और उन्होंने हम जूनियर्स को डरा कर रखा है। फिर मैं और मेरा एक बैचमेट जिसका नाम राहुल है, हम दोनों ने सबसे रुपए इकट्ठा करे और फिर हम दोनों कॉलेज की दीवार कूदकर शहर से, जो कि कॉलेज से 3-4 किलोमीटर दूर था, वहां जाकर ठेके से बियर लेकर आएंगे। पर वहां पर बियर नहीं मिली तो हम दोनों ने एक वोडका की बोतल ले ली और बाकी का सामान ले लिया और वापस हॉस्टल आने लगे। तो हम शायद 11 बजे के आसपास कॉलेज की दीवार के पास पहुंच गए थे। जब मैं दीवार पर चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 5th फ्लोर पर कोई ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने राहुल को कहा कि जल्दी कर, वो सब ऊपर जा रहे हैं। फिर राहुल ने ऊपर देखा तो उसे वहां 3 लोग दिखे। फिर हम दोनों भी जल्दी जल्दी छत पर जाने लगे। पर जब हम छत पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी हमें नीचे से हंसने की आवाजें आने लगी। हम दोनों को लगा ये सब मिलकर हमारे साथ नाटक कर रहे हैं। हमारा दिमाग वैसे ही खराब था, क्योंकि हम दोनों इतनी दूर से वोडका लाए थे और वो भी पैदल, और ये मस्ती कर रहे थे। फिर राहुल ने चिल्लाकर कहा कि अगर वोडका पीनी है तो यहीं हमारे पास ऊपर छत पर आ जाओ। फिर हम दोनों ने वोडका और बाकी के खाने पीने का सामान निकाला और छत पर पीने बैठ गए। काली अंधेरी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और दूर से आती हुई बल्ब की रोशनी में मैं और राहुल पी रहे थे। यहाँ पर काफी सुकून था। हम दोनों ने 2-3 पैग ही लगाए थे। फिर राहुल ने चिल्लाकर कहा कि क्या हुआ तुम लोगों को, आना है तो आ जाओ। तभी मुझे और राहुल को साफ साफ सुनाई दिया कि नीचे कोई 5th फ्लोर पर दरवाजों को जोर जोर से पीट रहा है। फिर राहुल ने कहा कि चल यार, इनको पकड़ कर लाते हैं, वरना ये फालतू में लड़ाई करेंगे कि हम इनके पैसों की दारू पी गए। राहुल को काफी चढ़ गई थी। जब हम नीचे सीढ़ियों पर गए तो मैंने और राहुल ने देखा कि वो 3 लोग दूसरी साइड वाली सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हैं। हर फ्लोर के दोनों साइड सीढ़ियां थी। हम दोनों भी नीचे उनको पकड़ने के लिए भागे। फिर जब हम 4th फ्लोर पर पहुंचे तो हमने देखा कि 3 लोग सामने से भागकर आए और एक कमरे में घुस गए। हम दोनों भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। राहुल तो उनको गालियां देता भाग रहा था। फिर मैं और राहुल एक साथ उस कमरे में घुसे और अंदर गए। तब हम दोनों ने जो नजारा देखा, हम आज तक उसे भूल नहीं पाए हैं। और वो देखकर हमारा नशा पूरा उतर गया। हमने देखा कि 3 सड़ी हुई लाशें, तीनों ने फांसी लगाई हुई थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। हम दोनों पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। डर से हम कब बेहोश हो गए हमें नहीं पता चला। फिर सुबह मुझे होश आया। मैंने देखा कि मैं कॉलेज हॉस्पिटल में हूं और राहुल साइड वाले बेड पर था और अभी भी बेहोश पड़ा था। मेरे पास हमारे 4 बैचमेट थे, जिसमें से निखिल भी एक था, और एडमिन ब्लॉक से एक सर थे। उन्होंने मुझे और राहुल को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि हमने रूल तोड़े थे।
फिर हॉस्पिटल से ही मुझे मेरे पिताजी घर ले आए। घर पर मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी, पर जब मैं घर पर था तो मुझे रोज़ अपने कंधे पर दर्द महसूस होता था। और तो और मुझे सपने में वही 3 सड़ी लाशें दिखाई देती। हद तो तब हो गई जब मुझे अपने आसपास दिन में भी काली परछाई दिखाई देती थी। मेरे घर वालों ने बताया कि मैं रात को रोता रहता हूँ। ये सब अब बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अपने साथ घटी सारी घटना अपने घर वालों को बता दी। फिर मेरे पिताजी मुझे उसी दिन यानी कि सोमवार को चौगान मंदिर रामनगर में ले गए, जो कि मांडला डिस्ट्रिक्ट एमपी में पड़ता है। यहाँ पर मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के प्रमुख देवता सीडी है। यहाँ पर सीडी को स्वयं देवी काली के रूप में पूजा जाता है। मैंने जैसे ही मंदिर में पैर रखा तो मैं एकदम से हल्का महसूस करने लगा, पर फिर भी मुझे यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ा। मंदिर की दीवारों पर लोहे की बेल लटकी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को बांधा था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। वहां पर सच में कमजोर दिल वाले शायद ये सब ना देख सके। फिर 3 दिन के बाद मैं वहां से अपने घर आ गया। अब मुझे कोई सपने या कोई चीज नहीं दिखाई देती थी। जब मैं घर पर था तो मैंने राहुल को फोन कर उसका हालचाल पूछना चाहा। फोन उसके पापा ने उठाया। उसके पापा ने बताया कि राहुल अजीब हरकतें कर रहा है और 2 दिन पहले तो वो घर से भागने के चक्कर में छत से ही कूद गया और अपना पैर तुड़वा लिया। उन्होंने बताया कि रात को राहुल रोता रहता है। हमने उसे कई बाबाओं को भी दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने अंकल को अपने साथ हुई सारी बात बताई और ये सलाह दी कि आप अभी उसे चौगान मंदिर ले जाओ। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने राहुल के पास फ़ोन किया। इस बार फ़ोन राहुल ने ही उठाया। उसने मुझे बताया जब वो घर पर आया था तो उसे कई दिनों तक अपने कंधे पर दर्द महसूस होता था और उसे वही 3 सड़ी लाशें अपने सपने में दिखती थी। वो लोग उसे कहते थे कि हमारे साथ चल। मुझे अपने कमरे में 3 परछाइयाँ घूमती दिखती थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। पर जब मुझे होश आया तो मैं मंदिर में था, लोहे की बेल से बंधा हुआ था। मुझे मेरे पापा ने बताया कि इस मंदिर पर मुझे लाने की सलाह अनुज ने ही दी थी। फिर राहुल ने बताया कि वो इस कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहेगा क्योंकि ये ऊपरी चीज़ें उस पर ज़्यादा हावी होती है, तो वो कहीं बाहर रूम ले लेगा। फिर हम दोनों वापस कॉलेज आ गए क्योंकि हमारा सस्पेंशन ओवर हो गया था। वहाँ हॉस्टल में सबको पता था मेरे और राहुल के साथ क्या हुआ था और वापस आने के कई दिनों तक मेरे पास कोई नहीं आ रहा था। निखिल भी मुझे इग्नोर कर रहा था। फिर एक शाम को मैं सो रहा था, तब मैंने सपने में देखा कि मैं अपने रूम में अकेला सो रहा हूँ और मेरे रूम में मेरे सामने वही 3 सड़ी लाशें खड़ी थी। मैं एकदम से डर कर उठा। टाइम 7:30 बजे थे और मैं रूम में अकेला और हॉस्टल पूरा खाली था। सब लोग मेस में थे। मैं भी उठकर मेस की तरफ जाने लगा। हमारा मेस हॉस्टल बिल्डिंग से 300-400 मीटर दूर था। मैं भागकर वहां गया। वहां जब मैंने अपने कॉलेज के बच्चों को देखा तब मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर मैंने ऐसे ही मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो 4th फ्लोर पर मुझे 3 परछाइयाँ दिखाई दी। मैं अब काफ़ी डर गया था। फिर मैंने एक सीनियर से रिक्वेस्ट करके उसका फ़ोन मांगा और अपने घर फ़ोन करके उनको सारी बात बताई। मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं वापस हॉस्टल में ना जाऊं। जब मैं मेस में बैठा था तो मेरे पास एक आदमी आया था। उसने मुझे कहा कि वो 6 साल से यहाँ पर मेस में काम करता है और उस रात को जब मैं और राहुल बेहोश हुए थे तो उन्होंने और इनके 2 साथियों ने ही हमें उस बंद कमरे से निकाला था। उन्होंने हमारे चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी, जबकि निखिल और बाकी के लड़के उस रात को अपने कमरे में बैठे थे। शायद वो भी डर गए थे
फिर मैंने उन अंकल को अपने साथ घटी सारी घटना बताई और उनसे पूछा कि वो 3 आत्माएं कौन है और मुझे अभी भी क्यों दिखती है। तो उन अंकल ने बताया कि यहाँ 4th फ्लोर पर एक लड़का रहता था जिसका नाम शायद विवेक था। उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया तो रात को उसने जहर खा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब जहर का असर हुआ तो वो बाकी के सभी कमरे के दरवाजों को पीटने लगा। वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मैंने जहर खा लिया है। फिर बाकी के कमरों के लड़कों ने उसे कॉलेज हॉस्पिटल में ले गए और वहां पर उसका इलाज किया, पर काफी देर हो गई थी और उस लड़के ने वही दम तोड़ दिया। फिर इस घटना के 1-2 महीने के अंदर उसी फ्लोर के 2 लड़कों ने आत्महत्या कर ली। इस वजह से यहाँ पर पुलिस भी आई थी, पर कोई कारण नहीं पता चल सका। उन 2 लड़कों ने आत्महत्या क्यों करी, कुछ समय तक तो हॉस्टल बंद रहा, शायद 10-12 दिन तक। और उसके बाद जब बच्चे वापस हॉस्टल में आए तो रात को 4th फ्लोर के सारे दरवाजों को कोई जोर जोर से पीटता था। ये सब कई दिन तक चलता रहा। वहां पर कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पर उन्हें उन मरे हुए लड़कों की आत्मा दिखाई देती है। फिर यहाँ 4th फ्लोर पर कुछ गार्ड्स भी तैनात किए गए, पर रात को उन गार्ड लोगों को वही परछाइयां दिखती। इस वजह से वे काफी डर गए और कोई हादसा ना हो इसलिए उस फ्लोर को खाली कर दिया गया। हॉस्टल के कई बच्चों को उनकी आत्माएं दिखी थी। फिर मैंने अंकल को अपने साथ घटी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं हॉस्टल में वापस ना जाऊं और वो रूम खाली करके बाहर रूम ले लूं। उस रात को मैं मेस में ही सोया। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने हॉस्टल छोड़कर राहुल के साथ बाहर शिफ्ट हो गया और उसके बाद मैं हॉस्टल की तरफ कभी नहीं गया। फिर मुझे वो चीज़ें दिखना बंद हो गई, पर उसके बाद हॉस्टल में कई बच्चों को उनकी आत्माएं दिखी। वैसे तो आज इस बात को लगभग 18 साल हो गए हैं, पर मैं आज भी उस मंजर और जो चीज़ें मैंने देखी थी उसे भुला नहीं पाया हूँ। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।